नाथूलाल, कहो क्या खबर लाए हो? अरे चौबे जी, मुंह मीठा कराइए। आज ऐसी खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसी भी क्या खबर लाए हो? आपके लड़के का इंडियन मिलिट्री एकेडमी में सिलेक्शन हुआ है। नाथूलाल, लगता है तुम्हारे चश्मे का नंबर बढ़ गया है। किसी और के घर की खबर इस घर में ले आए हो? नहीं नहीं नहीं, ये आपका ही पता है, आप भी देख लीजिए। सुधांशु चौबे, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। नाथूलाल, आज हम बहुत खुश हैं नाथूलाल। आज शाम को दावत हमारी तरफ से। मधु, मधु सुनती हो? आज मधु के गुजर जाने के इतने साल बाद न जाने कि उसकी याद आ गई। आज वो यहाँ होती तो कितना खुश होती। खैर, सुधांश, बेटा सुधांश, बेटा सुधांश, सुधांश। What dad? बेटा, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। तुम्हारा आईएमए में सिलेक्शन हो गया और तुम्हारी माँ का अंतिम सपना भी पूरा हो गया। क्या कह रहे हो डैड? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये क्या बात कर रहे हो आप? अरे बेटा सुधांश, ऐसे मजाक नहीं करते। आज अफसर खुद चल के तुम्हारे पास आया है और तुम्हें मौका मिला है देश की सेवा करने का और अपना भविष्य बनाने का। क्या मजाक कर रहे हो डैड? अब देश की सरहद पे खड़े होकर कौन सी सेवा होती है? और रही बात पैरों पे खड़े होने की, तो खड़ा तो हूँ। मेरा फ्यूचर तो सेट है, अपना लाखों का बिजनेस है। अब 30-40 हजार रुपए की नौकरी के लिए कौन पहाड़ियों पे जाएगा और कौन रेगिस्तानों में भटकेगा? सुधांश, मैं बाप हूं, तुम्हारा बाप, और तुम्हारे सारे फैसले आज तक मैंने लिए हैं और ये मेरा अंतिम फैसला है। प्लीज डैड, अब कोई छोटा बच्चा नहीं रहा मैं। खुद के फैसले खुद ले सकता हूं। पर बेटा, इनफ डैड, इनफ। अब इसके बारे में मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। मधु, मधु, आज एक बाप की भूमिका निभाने में मैं असफल रह गया मधु। मैं असफल रह गया मधु, मैं असफल रह गया। क्या यार डैड भी कभी कुछ समझते ही नहीं है। चलो देखता हूँ आज टीवी में क्या आ रहा है। वाह, वेरी गुड। चलो चलो देखता हूँ आज टीवी में क्या आ रहा है। पर उत्तर श्रीनगर के हंदवाड़ा में चल रहे एनकाउंटर में एक कर्नल, एक मेजर, 2 आर्मी जवान समेत एक पुलिस सब इंस्पेक्टर शहीद हो गए हैं। तो चारा घोटाले के चौथे मामले में दोषी करार दिए गए। दूसरी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर पिछले कुछ दिनों में सांप्रदायिक हिंसा। कैसा देश है ये? जहां देखो वहां बुरी खबरें और डैड कहते हैं मिलिट्री ज्वाइन कर लो। अरे देखते नहीं है क्या? हर दूसरे दिन कोई माँ का बेटा आ जाता है तिरंगे में लिपटा हुआ, और लोग करते क्या है? एफबी पे डीपी बदल देंगे, ट्विटर पे कमेंट कर देंगे, अरे ज्यादा से ज्यादा एक कैंडल मार्च निकाल देंगे। 2 दिन में यूं भूल जाते हैं लोग, और फिर बस खुद की लाइफ में मस्त। कौन बेवकूफ जाएगा फौज में? बेटा सुधांश, तुम आईएमए में जाओ या ना जाओ, ये तुम्हारा फैसला है। लेकिन तुम्हारी माँ ने जाने से पहले तोहफा दिया था और कहा था कि जब मेरा बेटा अपने पैरों पर खड़े लायक हो जाए तो वो इसे दे देना। ओके डैड। अच्छा देखता हूँ माँ ने मेरे लिए क्या तोहफा दिया है। कोई आईफोन होगा, कोई हेडसेट होगा, और माँ का गिफ्ट है तो अच्छा ही होगा।
क्या है? बुक्स, द करेज ऑफ झांसी, वीर भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, क्या है ये सब? सीरियसली मॉम, आपने भी ना मुझे डैड की जैसे डिसअपॉइंट कर दिया। आज का तो दिन ही खराब है। सबसे बढ़िया होगा मैं तो भैया सो जाऊं। हेलो, दिल से निकलेगी न मरकर भी उल्फत वतन की, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन न आएगी। इस देश के लिए तो मैं 100 बार फांसी पे झूल जाऊं, पर आज शहीदों का यूं अपमान देखकर इस विचार में पड़ जाता हूं कि क्या ये वही देश है जिसका सपना हमने देखा था। उठो सुधांश, होश में आने का समय आ गया। आप कौन हो और यूं इस तरह हमारे घर में कैसे आ गए? डैड, डैडी कौन आ गया हमारे घर में? हो कौन आप? इतिहास के पन्नों में कुछ इस प्रकार गुम हो चुका हूं कि सिर्फ एक नाम रह गया है। नाम है भगत सिंह। भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, ये क्रांतिकारी भगत सिंह। सही कहा, शहीद आजम कह लो या क्रांतिकारी, एक ही होता है। बताओ क्या समस्या थी तुम्हारी? मैं नहीं जाना चाहता फौज में, मैं नहीं जाना चाहता फौज में। जानता हूं तुम नहीं जाना चाहते थे, तुम्हारी आत्मा ही मुझे यहां खींच लाई है। कर्तव्य विमूढ़ होकर तुम उलझनों के बवंडर में फंस चुके हो। अच्छा, तुम्हें निकालने आया हूं, पर तुम फौज में क्यों नहीं जाना चाहते? अच्छा, तो आप भी मुझे सबकी तरह गलत समझते हैं। क्यों जाऊं मैं अपनी अच्छी जिंदगी छोड़कर फौज में? क्यों सहूं मैं तकलीफें फौज की? अच्छा, तो तुम्हारी और मेरी समस्या लगभग एक जैसी ही है। एक जैसी? वो कैसे? सन 1923 में देश की भी यही स्थिति थी। देश अलग ही समस्याओं से घिरा हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि तब अंग्रेजों का गुलाम था और आज गुलाम है तो भ्रष्टाचार, गरीबी और आतंकवाद का। फिर आपने क्या किया? फिर मैंने वही किया जो हर क्रांतिकारी करता था। क्या? अपना घर छोड़ दिया और निकल पड़ा अपने देश की आजादी में। क्या आपको अपना परिवार छोड़ते वक्त एक सेकंड, एक क्षण उनकी फिक्र ना हुई? अगर मैं होता तो ऐसा कभी नहीं करता। यदि मैं तुम्हारी तरह सोचता और मेरे जैसे क्रांतिकारी भी अगर ऐसा ही सोच रखते तो आज भी तुम किसी अंग्रेज के घर नौकर होते। आज भी हमारा ये देश गुलामी की जंजीरों में बटा होता, पर मैंने ऐसा नहीं सोचा। जो मां मेरी भी थी, मां मेरी भी थी। अपने सीने पे पत्थर रख के मैं निकला था, पर मातृभूमि को कोई चाहिए था। मातृभूमि मुझे पुकार रही थी, इसलिए मैं निकला। पर मैंने ये सवाल नहीं किया कि मैं ही क्यों। मेरी जरूरत थी इसलिए मैं गया। पर तुम्हारे तो सामने अवसर चल के आ रहा है, तुम उसे क्यों ठुकरा रहे हो? अरे हम तो बचपन से ही यही देखते आ रहे हैं। जो चल रहा है वो सब ठीक है, कुछ और करने की जरूरत नहीं। यही तो दिक्कत है आज की पीढ़ी की। आज बचपन से ही वो ऐसी चीजें देखते आ रहे हैं। आजादी तुम्हें सौगात में मिली है, इसलिए तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता। आजादी खून मांगती है, खून। और इस आजादी को सींचने के लिए सैकड़ों क्रांतिकारियों का खून लगा है इसमें। कुछ तो कदर करो इस आजादी की, कुछ तो कदर करो। मैं मानता हूं भगत सिंह कि आपके कहने से मैं फौज में चला जाऊंगा। मैं मानता हूं कि आजादी बड़ी कीमती है, बड़ी मुश्किलों से मिली है, पर एक अकेले मेरे फौज में जाने से
क्या हो जाएगा? मैं अकेला क्या कर पाऊंगा? क्या कर पाऊंगा मैं? 15 वर्ष की आयु में 15 वर्ष की आयु में जब एक भरे कोर्ट में मुझसे पूछा गया कि मैं हूं कौन, तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर मैंने जवाब दिया था कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता और मेरा घर ये जेल खाना है। चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद, आप यहां क्या कर रहे हैं? मैं यहां क्या कर रहा हूं? मैं आया हूं सुधांश, तुम्हें तुम्हारी दुविधा से आजाद करने। तुम कहते हो अकेला बंदा क्या कर सकता है, तो सुनो, आओ ले चलता हूं मैं तुम्हें 19 दिसंबर 1927 की उस रात में, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA के दोनों प्रमुख राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खां को फांसी की सजा सुना दी गई। उस वक्त मैं अकेला पड़ गया, उस वक्त मैं निर्बल हो गया, पर उस वक्त मेरे अंतर्मन को चीरती हुई अशफाकुल्लाह खां की वो आखिरी बोली मुझे सुनाई दी। जानते हो उन्होंने क्या कहा था? क्या? जाऊंगा खाली हाथ मगर, जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने कब हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू हैं कहते हैं, फिर आऊंगा फिर आकर ए भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर पाता हूं। हाँ खुदा अगर मिल गया कहीं, अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांगूंगा। अब तुम ही बताओ सुधांश, ये सब सुनने के बाद भी मैं चुप कैसे रह सकता था? मेरी बुझाएं चुप कैसे रह सकती थी? मैं निकल पड़ा। आज जरूरत है तुम्हें भी अकेले निकलने की। ये जो चेहरे देख रहे हो, ये सब तुम्हारा साथ देंगे। हाँ ये थोड़े भटके हुए जरूर हैं, पर मेरे दोस्त इस बारूद को बस एक चिंगारी की जरूरत है, पंडित जी, मैं आपकी बात क्यों मानूं? आपने तो स्वयं आत्महत्या की थी, और आत्महत्या करना तो कायरों का काम है, कायरों का। सुधांश, क्या तुम कभी अपने सिद्धांतों के लिए जिए हो? या मैं कुछ यूं कहूं कि क्या तुम अपने सिद्धांतों के लिए अपनी जान दे सकते हो? मेरी पूरी जिंदगी का केवल एक सिद्धांत था, अंग्रेजों की गोलियों से हम लड़ेंगे। आजाद थे, आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। सुधांश, आज के युवा की सिर्फ एक कमजोरी है, और वो ये कि वो अपने सिद्धांतों, अपने उसूलों पे अटल नहीं रहते। और हो भी क्यों? देखो इन सबको, इन्हें लगता है कि ये आजाद हैं, इन्हें लगता है कि इनका मुल्क आजाद है। अरे आज भी जरूरत है एक आजाद की। एक आजाद मुझ में भी है, एक आजाद तुम में भी है, एक आजाद तुम सब में है। जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की, उसे समझने की और उसे आजाद करने की। मान लेता हूं पंडित जी आपकी बात भी, और आपके कहने से मैं फौज में भी चला जाऊंगा। हो सकता है मेरे जाने से कुछ बदलाव भी आए, पर जो चुनौतियां फौज की होगी
उनसे मैं कैसे लड़ूंगा, उनसे मैं कैसे जीत पाऊंगा? बताइए मुझे, जवाब दीजिए। बोलते क्यों नहीं आप? चुनौतियों में इंसान बिखर भी सकता है और निखर भी सकता है। अंतर है तो केवल संकल्प का। अगर संकल्प है तो निखर जाओगे। आप कौन हैं? जब सन 1853 में महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी, तब झांसी में जिसने अंग्रेजों से लोहा लेने की ठानी थी, मैं वो रानी लक्ष्मीबाई हूँ। आप तो एक स्त्री हैं, और एक स्त्री कैसे तलवार उठा सकती है? स्त्री हूँ तो क्या हुआ सुधांशु? जब आपकी माँ का आंचल कोई छीनने की कोशिश करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप स्त्री हो या पुरुष। और यदि मातृभूमि की रक्षा के लिए मुझे 100 बार भी हथियार उठाने पड़े तो मैं 101 बार उठाऊंगी। क्या आपको डर नहीं लगा? मैं कोई नहीं, घबराहट नहीं। मैं लक्ष्मीबाई किसी से डरती नहीं हूँ। तुम क्यों डर रहे हो? अरे आप तो वीरांगना थी, आपको डर नहीं लगता, पर मैं डरता हूं कि अगर जो काम मैंने मेरे हाथों में लिया है वो करने से मैं असफल हो गया तो ये लोग क्या कहेंगे? असफलता का विचार तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देगा सुधांशु, और जब तक तुम कुछ करोगे नहीं कोई तुम्हें याद नहीं रखता। मैं चाहती तो अंग्रेजों की फेंकी हुई पेंशन से आराम से जी सकती थी, पर मुझे ये गवारा ना था। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करके मरा जाए। कल्पना करो क्षण की, कल्पना करो क्षण की जब मेरा नवजात शिशु भयभीत होकर मेरी पीठ से बंधा था। उसकी आंखों से इतनी अश्रुधारा बह चुकी थी कि अश्रुओं का शोध भी अब रुक चुका था। उसी क्षण अपनी ममता को दरकिनारा कर अपनी नंगी तलवार से अंग्रेजों का सर धड़ से अलग करते हुए अपनी मातृभूमि का रक्ताभिषेक कर दिया मैंने। कहो, अब भी डर लग रहा है? नहीं रानी, अब डर तो नहीं लग रहा, पर मुझ में साहस की कमी है, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। मैं अभी निर्बल हूं, वो बल मुझे कहां से मिलेगा? बताइए मुझे, बताइए, जवाब दीजिए। तुम निर्बल हो, ये विचार अपने दिमाग से निकाल दो सुधांश। तुम एक अजर अमर आत्मा हो, एक स्वच्छंद जीव हो। स्वामी विवेकानंद जी, क्या आप भी यहाँ आए हैं मेरी इस कमजोरी को दूर करने के लिए? हाँ सुधांश, तुम जो भी कार्य करोगे बहुत बहुत ही अद्भुत होगा, क्योंकि ये निर्भयता ही तो है जो क्षण भर में हमें परम आनंद पहुंचाती है। हाँ स्वामी जी, आपके शब्द सुनकर मेरे अंतकरण में शांति तो आई है, पर मैं इस देश का मजाक उड़ाता था। अगर मैं फौज में चल गया तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। तुमने जो विचार अपनाया है उसे अपने रगों तक जाने दो, उसे अपने नसों में खोलने दो। सबसे पहले यदि कोई विचार आता है तो उसका मजाक बनाया जाता है, उसका विरोध किया जाता है, फिर ही तो उसे स्वीकारा जाता है। धन्यवाद स्वामी जी, आज के बाद मैं अपने जीवन का मकसद याद रखूंगा। यदि किसी मकसद के लिए खड़े हो तुम तो एक पेड़ की तरह खड़े रहो, और यदि तुम गिरते भी हो तो एक बीज की तरह गिरो, ताकि पुनः उगकर उसी मकसद के लिए जंग लड़ सको। सुधांश, मेरे जाने का वक्त आ गया है पुत्र, मैं जाता हूँ। स्वामी जी रुकिए,
स्वामी जी रुक जाइए, स्वामी जी रुक जाइए। महारानी साहिबा, अंग्रेजों ने महल पर हमला कर लिया है, उसे चारों ओर से घेर लिया है। आपका जीवन खतरे में है, आपको महल छोड़ना होगा। नहीं, लक्ष्मीबाई ना तो आज तक किसी से डर के भागी है, ना कभी भागेगी। आने दो उनको। रुकिए, रुकिए रानी साहिबा, रुकिए। आप मेरे लिए, इन लोगों के लिए जान मत दीजिए। इन लोगों को कीमत नहीं है आपकी शहादत की। ये लोग नहीं समझते आपकी जान की कीमत। आप मत दीजिए जान। जाऊंगी तो मैं जरूर सुधांशु, पर एक दिन तुम ये जरूर समझोगे कि लोग अपने देश के लिए जान क्यों देते हैं। नहीं, रुक जाइए रानी। अंग्रेजों ने आलफीरे पार को चारों तरफ से घेर लिया, आपको ऐसे निकलना होगा। सुखदेव राज, तुम निकलो, उन अंग्रेजों से तो मैं लड़ूंगा। रुकिए, रुक जाइए पंडित जी। आप मेरे लिए जान मत दीजिए। ये लोग नहीं समझते, ये लोग नहीं समझते आपकी शहादत की कीमत। मुझे जाना होगा सुधांश। नहीं पंडित जी, नहीं। मुझे आजाद होना पड़ेगा सुधांश। मैं चाहता हूं, लेकिन एक दिन तुम ये बात जरूर समझोगे कि लोग अपने देश के लिए जान क्यों देते हैं। भगत सिंह, तुम्हारे फांसी का टाइम हो चुका है, तुम्हें चलना पड़ेगा। भगत सिंह, रानी और आजाद दोनों चले गए। तुम जान के अपनी कीमत समझो। मैं इस काबिल नहीं हूं कि कोई मेरे लिए मर जाए, कोई मेरे लिए जान दे दे। सुधांश, अब तुम्हारी आंखें तो खुल चुकी है, लेकिन मैं फांसी से मुंह नहीं मोड़ सकता। अगर आज मैंने फांसी से मुंह मोड़ लिया तो ये बड़ा हुआ इंकलाब मध्यम पड़ जाएगा, या हो सकता है खत्म ही हो जाए। लेकिन आज मेरे फांसी पे हंसते हंसते चढ़ जाने की सूरत में सैकड़ों हिंदुस्तानी माएं अपने बच्चों के भगत सिंह होने की आरजू किया करेंगी। और मेरे जाने के बाद इस आंदोलन में इतने लोग जुड़ जाएंगे कि इस इंकलाब को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं होगा, किसी के बस की बात। मेरा रंग रुक जाइए भगत सिंह, बसंती चोला, बसंती चोला। रुक जाइए, मत जाइए, मत जाइए। भगत सिंह, आजाद, रानी, स्वामी, कहाँ है वो सब? सपना था ये, सपना था ये। नहीं, ये किताब यहाँ है, सपना नहीं हो सकता। अब मुझे समझ में आ गया। मैं जाऊंगा फौज में, मैं जाऊंगा फौज में। अब इतना समय नहीं है मैं पिताजी को बता सकूं कि मैं फौज में जा रहा हूं। मैं उनके लिए एक खत छोड़ देता हूं। बेटा सुधांश, सुधांश कहाँ चला गया? सुधांश, और ये क्या है? सुधांश, पापा, मैं आईएमए में जाकर ज्वाइन कर रहा हूं। हैरान मत होना पापा, आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये मुझे क्या हो गया है। पता है पिताजी, माँ का वो तोहफा बेकार नहीं था। आज मैं जान पाया कि मेरा वजूद आखिर क्या है। देश हमारा भले ही कितना गर्त में गिरा हुआ हो, लेकिन उठाना तो हमें ही पड़ेगा। मैं फौज में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं दुश्मनों से घृणा करता हूँ, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि अपनों से मैं प्यार करता हूँ। किसी ना किसी को तो ये काम करना होगा और मुझे खुशी है ये मैं कर रहा हूँ। आज समझ आया कि क्यों लोग इस देश के लिए जान देते हैं।
आज अगर हम सुरक्षित हैं तो सिर्फ इसलिए कि सरहद पर लाखों सैनिक दिन रात सतर्क होकर पहरा दे रहे हैं। आज अगर किसान शांति से अपनी फसल उगा पाते हैं, हम त्योहार खुशियां मना रहे हैं, तो सिर्फ उनकी वजह से। और अब मैं भी उनके साथ शामिल होने जा रहा हूं। जय हिंद। मधु, आज लगता है हमारा बेटा बड़ा हो गया। वैसे सुधांशु की समझ में तो आ गया। आप सब कब समझोगे? आप सब कब समझोगे?